नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साहित्य सोपान हिंदी पर। आज से हम हिंदी साहित्य की एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कृति की शुरुआत करने जा रहे हैं। रेखा चित्र विधा की कालजयी रचना माटी की मूर्ति, जिसे कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। इस किताब में कुल 12 रेखा चित्र हैं। बेनीपुरी जी ने अपने गांव के उन साधारण लोगों का एक ऐसा सजीव चित्रण किया है जो समाज की नज़रों में भले ही साधारण थे, लेकिन उनके भीतर मानवता का अनमोल खजाना था। चाहे वो रजिया हो, बलदेव जी हो या सरजू भैया, इन सब किरदारों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे सामने जीवित हो उठे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पुस्तक की लाइन बाय लाइन रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हम लेखक के एक एक शब्द के गहरे अर्थ को समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकें। अगर आप हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं या फिर आप नेट जैसी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। माटी की मूर्ति। ये माटी की मूर्ति। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्ति रखी हैं। माटी की मूर्ति। ये मूर्ति न इनमें कोई खूबसूरती है, न रंगीनी। फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सदाई यदि इसमें कोई दिलचस्पी लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। माटी की मूर्ति। ये है माटी की मूर्ति। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्ति रखी हैं। माटी की मूर्ति। ये मूर्ति न इनमें कोई खूबसूरती है, न रंगीनी। फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। वह है जिंदगी। ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए जिंदगी के नजदीक है, जिंदगी से सराबोर है। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, शाप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ये मूर्ति न तो किसी आसमानी देवता की है, न अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवता प्राप्त कर लिया। देवता में गिना जाने लगा। गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। इनकी नाराजगी, बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। ये जिंदगी के नजदीक ही नहीं, जिंदगी में समाई हुई हैं। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नजदीक आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की मूर्तियां भी अब उपेक्षणीय नहीं है। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है। आपने राजा रानी की कहानियां पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएं बांची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियां, वे कथाएं, वे जीवनियां कैसी मनोरंजक, कैसी प्रोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां, कथाएं और जीवनियां राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों, नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं, किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले। हम अपने गांव की बुद्धिया, बाल गोविंद भक्त, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एक एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बेजू मामा भी इनकी बात में आ बैठे और अपनी मूर्त मुझसे गड़वा ही ली। मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं, जीवनियां हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मानता हूं कला ने उन पर पचीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही खत्म हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। दोस्तों, एग्जाम के लिए ये जो लाइनें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से नोट करना। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसी पूजी जाती हैं, किंतु इनमें से कुछ जो प्रकाश में लाई, हिंदी सागर ने उन्हें सिर आंखों पर लिया।
यह मेरी कलम या कला की करामत नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है, उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार-बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ, कुछ और ऐसी माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रजिया के बारे में। रजिया, कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की कौड़ाई। भर भहाँ की बुटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तोड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छट छट में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेंगी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई, देखना बबुआ बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रंग रूप सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की मस्ती है। मेरी और मुझे मेले पेटिये में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई ओघड़ ले जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी इस मात्र धरोहर को मौसी आंखों में झुकोकर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा, न यह रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती, और भर भोकी कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता, वह कहाँ। और समूचे चेहरे की कट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक ढूंढने लगा। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे पराई ही अपने गांव में चूड़ियों की खंचियां लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहु बेटियां उसे घेरे हुई थी। मुंह से भाव साव करती और हाथों से खरीदारों के हाथों में चूड़ियां चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी सहमी, उसके पैर भी तो वहीं बंद गए। किंतु उस छिटक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना। क्या तुम्हारे घरों में यह सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु उसका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बालों की जो लटें हिल हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी मां नई खरीदारों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उनके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता रहा। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारनों के मुंह में खेलने वाली अजस्त्र हंसी और चूहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। मेरी बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना भी कि मैं मुड़कर भागा। ब्याह एक मुसलमानी से? अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमटकर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चूड़ीहारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों के गांव में भी शादी हो जाती है। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहर में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता, इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपने माँ के पीछे पीछे घूमती रही। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खंचियां तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारों के हाथों में चूड़ियां पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नए भवों की यही राय थी। वे उसी के हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती थी। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई जब तक रजिया चूड़ियां पहनाती, वह नई नई खरीदारने फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया कि वह कुछ
प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियाँ आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियाँ पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है। मैंने कहा मैंने कहा है, वे इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की ज़रूरत वह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों बाद पाया, वह अब कुछ संकुचा रही है। मेरे निकट आने से पहले वह इधर-उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी, मेरी भोजी ने कहा, देखिए देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसलान नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़े, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उसकी नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कश्मसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियां पहनाती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वह बहुओं के हाथ में चूड़ियां ढेलती है, पति देव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या? अपने नवोढ़ा की कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को, और रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चूल्हे से भी वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियां हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक ना जाएं। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती है। वह अपने पेशे में निपुण हो जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण हो जाती थी। चूड़ी हारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियां हो, सस्ती, टिकाऊ, टटकी से टटकी फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारनों में बनाव, सिंगार, रूप, रंग, नाउज़दा नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ियां पहनाने वालों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ीहारिन यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडर कहता है, इमारत शानदार थी। जो जो शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया, जब वह दिनों में दिनों पर उसे अपने गांव में देखा जब बहुत दिनों में उसे अपने गांव में देखा, पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी सी कूड़ी और मैंने मान लिया कि यह उसका पति है। किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया बेहिसी बोली, यह मेरा खामिंद है मालिक। खामिंद बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल्लगी दिल्लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठ आए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी बना, मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने। उस दिन यही रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूंगी वह लूंगी, और ये मुंह मांगी चीज नहीं मिली तो वह लूंगी की दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? फौजी ने कहा। यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई, और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाए की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उस हंसी में रज्जा के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूं कहिए पटना सिटी में, एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिस्ती की तरह। यूं जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ।
उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर थी। यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुगली चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर? मैं चौंक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत? कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिटपिटा कर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पता हूं मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा, किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहां पहुंचा जहां उसने पूर्व जहां उससे पूर्व वह पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बड़ी आ रही है और निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने जो ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया, ये कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना। अब लाख की चूड़ियां कहाँ किसी को भाती है। नए लोग नई चूड़ियां, साज श्रृंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लब, क्या क्या चीजें हैं ना। नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। फिर जरा रुककर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं मालिक। मैं तो अक्सर आया करती हूँ, और यह जब तक पूछूं कि अकेला हो या कि। एक अधवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था। लंबी लंबी दाढ़ियां, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुसंडा भी मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुहल। इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ। कोई देख ले तो। किंतु वह फुर्सत दे तब ना। जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रजा ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब भी तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ी हारने हैं, हिंदू दर्जी हैं। इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई कि मेरे गांव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ी लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पसोपेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेली नहीं आऊंगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, यह शहर है शहर। यों हसन ने हंसते हुए बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियां रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियां रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहना कर देखिए। वह खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में, तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियां पहनाता है या नहीं। और अब जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसे मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है। ठठाकर हंस पड़ी इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस औघाट घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज, चेहरे पर गरद गुबार का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में जो ही मेरी जीप घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी या है?
हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहां नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे, जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने को बड़भागी समझेगा, जिससे दो चार बात कर लूंगा वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीभ जीभ अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी। अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था, किंतु इससे इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाल दी जा सकती थी कि अचानक लो ये क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वे ही बालियां, गोरे चेहरे पर वे नीली नीली आंखें, वही भरभां की कमीज, वे ही कुछ लटें जिन्हें संभालती बड़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा। दिन में सपना, वह आती है, जबरन ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, आज आपकी कलाई खुलकर रही नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। कोई कह रहा है, कैसी शोक लड़की। और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरी होश की दवा दी, यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिकन दूर दूर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मुझला मझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ा रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी है। दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में। हूबहू रजिया। यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले, बीमारी के मैले कुचूले कपड़ों में मेरे सामने कैसे आवे। रजिया ने अपनी पोती को तो भेज दिया, किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ कि हवा गाड़ी में आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ, तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों में भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहुएं उसे सहारा देकर आंगन में ले गई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी। किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियां कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़ जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोटरों में धस गई थी। और अरे चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं लटें, जिन्हें समय ने धो धोकर शुभ्र सफेद बना दिया है।